5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होने के 24 घंटे के अंदर चुनाव और राजनीति पर असर डालने वाली 2 बड़ी खबरें सामने आई। चुनाव को साफ सुथरा बनाने की एक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, जिस पर सभी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि दूसरी खबर पर सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर चुनाव आयोग जा पहुंचा है। चुनाव में सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में ऐसे नेताओं को टिकट देती हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोर्ट ने आरोप तय हो चुके हों, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और कहा है कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ गठित कर दी जाएगी। चुनाव से दागियों को दूर रखने की इस पहल पर राजनीतिक दलों ने वैसा ही सन्नाटा है जैसा चुनावी चंदे का हिसाब देने के मामले में था। फिलहाल पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि देश का बजट चुनाव के बाद पेश हो। केंद्र सरकार इस बार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस के साथ साथ 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बजट की तारीख चुनाव खत्म होने तक टाल दी जाए। हालांकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो, क्योंकि सरकार को एडवांटेज होता है। बहुत कई चीजें एक पॉपुलिस्ट मेजर लेते हैं, बजट ऐसे करते हैं जिसमें कई सुविधाएं अनाउंस होती हैं, जिसकी वजह से एक जस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। बजट रोकना चाहिए। जब 5 राज्यों की चुनाव है, एक राजकीय महाभारत होने जा रहा है, जिसमें उत्तर जैसा एक बड़ा राज्य है जो देश की राजनीतिक भविष्य तय करेगा। चुनाव से पहले बजट पेश करना और लोगों को लुभाना, वोटरों को लुभाना, उसको तो सब लोग विरोध करेंगे। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बजट जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और किसी भी सरकार की वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी है। उनको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि इससे पहले भी हुआ है। वो कहते हैं जी वोट ऑन अकाउंट हुआ था, इंटरिम बजट हुआ था। ये हमें लगता है कि जो सरकार ने फैसला किया है वो बजट 1 फरवरी से ही होगा और उसमें जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। ये संवैधानिक रिस्पांसिबिलिटी है, ये संवैधानिक सिस्टम है और संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसमें जो है वो सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति में अपराधियों का आना रुकेगा? क्या ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी जिनके खिलाफ अदालतों ने आरोप तय कर दिए हों? अभी सजा याफ्ता मुजरिम चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसे लालू यादव जो कि सजा याफ्ता हैं, उनके चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक है। ऐसे कई सारे लोग हैं, हम आपको इनमें से एक से बात भी कराएंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम अतीक अहमद से इस शो के दौरान बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों से जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह पर खामोशी क्यों है। रमेश विदोड़ी जी, क्या आरोप तय होने के बाद किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगनी चाहिए क्या? रमेश जी नहीं, आलोक जी, आपसे सवाल। देखिए, मैं समझता हूं बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है और उसके ऊपर मैं सकारात्मक प्रक्रिया दूंगा। जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। और जो वर्तमान में भी मान लीजिए सांसद हैं या विधायक हैं, किसी सदस्य कहीं पर भी सदस्य हैं वो विधानसभा में या संसद में, तो उनको वोटिंग राइट से कहीं ना कहीं वंचित किया जाना चाहिए। जिस तरह से लॉ कमीशन ने ये बात कही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके ऊपर अपना सकारात्मक रुख दिखाती है। इसमें 1-2 लैकुना भी हैं कि जिस तरह से कई बार पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण तमाम तरह के केसेस फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वर्तमान में कोई सरकार है तो चार्जेस भी फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि चार्जेस फ्रेम करने का काम वहां पर लोकल पुलिस के पास होता है और पुलिस पूरी तरह से राज्य चार्जेस अदलत फ्रेम करती है, गलती नहीं, चार्जेस अदालत फ्रेम करती है, चार्जशीट पुलिस बनाती है, लेकिन ये अदालतों का अधिकार होता है वो चार्ज फ्रेम करे। दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं, चार्जेस फ्रेम करना कोर्ट का काम है, लेकिन चार्जशीट पेश जो करती है वो पुलिस करती है। तो चार्जेस तो फ्रेम अदालत करती है ना। मैं वही कह रहा हूं सर, अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं और सीरियस ऑफेंसेस हैं तो उसका एक दायरा फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए लॉ कमीशन के द्वारा और उसको इलेक्शन कमीशन के पास ऑर्डिनेंस के माध्यम से या संसद के माध्यम से इसको पहुंचाया जाना चाहिए। आपकी सरकार टाइम तो राहुल गांधी ने फाड़ दिया था वो ऑर्डिनेंस। आज आपको उस ऑर्डिनेंस का प्रेस करना चाहिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वही किया था। उसके बाद भी लॉ कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए आपने आरोप तय होने वाले लोगों पर
चार्जेस फ्रेम होने वाले लोगों पर रोक लगाने की मांग नहीं की, या ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया? आधे अधूरे कदम पर रुक गए राहुल गांधी। नहीं, मैं वापस आता हूं सर। उस समय पर तमाम मीडिया ने और हमारे अपोनेंट पार्टी जो बीजेपी खास तौर पर थी, उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के कार्यालय का और कैबिनेट के एक डिसीजन का जिस तरह से अपमान हुआ है, ये माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत गलत किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज पर जिस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को, उसमें क्या था ऑर्डिनेंस में कि जिस तरह से लोअर कोर्ट से अगर कोई कन्विक्ट हो गया है और हाई कोर्ट में जाकर स्टे मिल गया है तो उसको परमिशन थी चुनाव की, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस क्लब में जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसकी चौतरफा मीडिया ने भी खासतौर पर कहूंगा जिस तरह से मजाक उड़ाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और याद रखिए, 2002 सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन पर चार्जेस फ्रेम हो जाएं, जी, वो तो सजा याफ्ता की बात कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं कि एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी ने जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं उनके खिलाफ ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाया, जबकि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पेंडिंग थी उस टाइम? सर, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो एक्शन लिया उसके बाद हमारे एक CWC मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। 1991 में VP सिंह जी की सरकार में एक मेडिकल एडमिशन में वो उसमें कहीं ना कहीं कन्विक्टेड थे, उनको जेल जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे एलआई रहे UPA 1 में भी, उनके साथ भी हमारी जिस तरह के संबंध रहे, कांग्रेस पार्टी सदैव इस पक्ष में रही है कि क्रिमिनल्स को रोका जाए। हम केवल भाषण नहीं देते हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय आया था। उसमें दो चीजें आई थी कि कोई भी कैंडिडेट अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देगा और क्रिमिनल रिकॉर्ड देगा। लेकिन क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। तो इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। 21 अप्रैल 2014 को मोदी साहब का एक बड़ा फेमस भाषण था कि चाहे मेरी सरकार के लोग होंगे, चाहे अलाइज के होंगे, मैं सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 1 साल के अंदर जेल में डाल दूंगा। लेकिन मोदी साहब 32% आपके जो कैंडिडेट थे लोकसभा के चुनाव में 2014 में, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, रमेश विदुड़ी जी जुड़ेंगे, मैं उनसे सवाल का जवाब जरूर लूंगा। और रमेश विदुड़ी जुड़ गए हैं। रमेश विदुड़ी जी, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मेरी सरकार में या मेरी पार्टी के या मेरे अलायंस के जो भी लोग क्रिमिनल चार्जेस वाले हैं उन पर मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर एक्शन लूंगा और उन पर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मुझे राजनीति से अपराधीकरण को दूर करना है। 3 साल गुजरने को आए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। दीपक जी, पहले तो अभी 2.5 साल भी नहीं हुए, 3 साल गुजरने की आप बातें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 60 साल की देश की शासन करने वाले लोग अगर वो 2.5 साल में हिसाब मांगेंगे 60 साल का, हम हिसाब नहीं मांग रहे, तो अपने आप में यही एक हास्यास्पद बात होगी। जिन लोगों ने 10 साल, माननीय राहुल गांधी, और माननीय राहुल गांधी भी कह रहे थे पंडित जी बैठे बैठे, 10 साल तक शासन करने वाले लोग, और वो अगर इस बात को कहें, कोई ऐसे दल के लोग जो कभी शासन में नहीं रहे वो कहते तो मुझे अच्छा लगता जी। 10 साल तक तो अभी कंटिन्यूअस शासन में रहे थे वो लोग, और जिनके अपने नेता करप्शन और भ्रष्टाचार के मुद्दों में जेलों में जाते रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा मुझे नहीं पता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 1 by 1 कर उनके ऊपर एक के बाद एक इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। अरे इस बात पे कहां हुआ, बताइए ना, कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? एक कोर्ट बता दीजिए जो बनी हो, जो राजनीतिक अपराधियों को सजा देने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश में बनी हो, इसका जवाब दीजिए। दीपक जी, सरकार ने आने के बाद सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है, लेकिन जो जजेज की शॉर्टेज है, हजारों की संख्या में हाई कोर्ट में, हजारों की संख्या में लोअर कोर्टों में जो जजों की शॉर्टेज है, बड़ा हास्यास्पद बयान है आपका। जजों की शॉर्टेज है इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे अपॉइंटमेंट होने के बाद अपॉइंट होता है, ये मना किया मारने से ये केवल सुप्रीम कोर्ट भी आपको फटकार लगा रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 60 साल में तैयार नहीं हुआ, अरे 60 साल को पूरा होगा। एक मिनट रमेश विदुड़ी जी, हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर राजनीति में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के एक वादे की बात कर रहे हैं जिस पर 2.25 साल में एक काम तक नहीं हुआ। नहीं दीपक जी, अभी आपने कहा था कोर्ट में अपॉइंट करने की बात, और जहां तक राजनीति में जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो अदालत ने लेना है। देश संविधान से चलेगा, देश केजरीवाल स्टाइल से नहीं चलेगा जी। तो अगर अदालतों के अंदर उनके केस पेंडिंग पड़े हुए, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसकी देन है वो? क्या करते रहे लोग? मैं पूछना चाहता हूं, 60 साल तक शासन करने वाले 70 साल की आबादी में, आजादी में
60 साल की शासन करने वाले लोग, लाखों केस पेंडिंग है, ये निर्णय ना तो प्रधानमंत्री करेंगे। अगर कोई व्यक्ति करप्शन में सीबीआई छापे मारती है तो एलिगेशन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जो लोग बीएसपी और सपा को केवल 10 साल इसलिए साथ लगाए रखे कि तुम्हारे घरों में छापे मारकर और तुम्हें हवालात में डाल देंगे मुलायम मायावती को, वो आज अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो एक्शन करती है तो एलिगेशन लगाते हैं। तो ये निर्णय देश की अदालतों ने करना है। जो कन्विक्टेड लोग हैं, अंडर ट्रायल लोग हैं, उनके फैसले देश की अदालत करेंगी। देश की अदालतों के करने के बाद सरकार उनके फेवर में अपील करे तो आप सरकार को दोषी बताना। ठीक है, प्रेसिडेंट वही तो बात है सर, अदालतें कब करेंगी? सवाल वही, अदालतें कब करेंगी? एडीआर के संस्थापक जगदीप चोकर साहब मेरे पास है। दीपक साहब, अदालतें तब करेंगी जब जजों की नियुक्ति होगी। तो जजों की नियुक्ति किसका काम है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एक साल में बनने वाला नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, अदालतें नहीं बनने वाली है, बिल्डिंगें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। अरे सर, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है जगदीप चोकर जी, क्या रमेश विदुड़ी जी का ये तर्क आपके गले उतरता है कि जजेस की शॉर्टेज है इसलिए राजनीति में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी ये दोनों राजनीतिक दलों ने, मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आपस में खूब बहस की, झगड़ा किया। अब सवाल ये है कि जजों की शॉर्टेज है और 2.5 साल हुए हैं, 2.25 साल या 3 साल नहीं हुए हैं, दूसरी पार्टी ने 70 साल तक राज किया है। ये क्रिमिनल लोगों का मामला पॉलिटिक्स में 1999, 2001, 2002 से चल रहा है। हमने ही वो पीआईएल किया था जिसके बारे में जिक्र हुआ। दोनों पार्टियां, और बल्कि दोनों क्या, सारी की सारी पार्टियां इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती। अदालत तो तब फैसला करेगी, वो तो बाद में आता है। ये ऐसे लोगों को टिकट कौन देता है? और बात सरकार की नहीं है कि एक सरकार ने 2.5 साल में ये कर दिया, दूसरी ने 70 साल में ये कर दिया। सवाल ये है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ 2 साल से ज्यादा सजा वाले केस में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, उनको टिकट देती हैं, उसकी वजह से वो आते हैं। हमारी संस्था ने 2002 के बाद हर इलेक्शन के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को चिट्ठियां लिख के कहा है कि पुरानी संसद में, पुरानी विधायिका में आपके ये लोग थे, इनके खिलाफ ये केस है जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, कृपा करके इनको टिकट मत दीजिए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों और इनके अलावा जो बाकी सब हैं, जिनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी का भी ये कहना कि हमने तो ये कर दिया और हमने ये कर दिया और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे तो इनमें से किसी भी बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं? आलोक शर्मा जी, हकीकत यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, चाहे रमेश विदुड़ी जी के हो, चाहे आलोक शर्मा जी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे जेडीयू के, ये मानेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात का। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको टिकट देने के बाद भी कैंसिल किया है। आपको 84 के दंगों का, रमेश जी दिल्ली से ही हैं, कई लोगों के टिकट भी कटे हैं उनको प्रचार करने के बाद भी। मानता हूं मैं कुछ चीजें ऐसी रही हैं हमारी तरफ से, टिकट भी मिले हैं, उनको बड़े बड़े पद भी मिले हैं। सर, ये तो पब्लिक का गुस्सा है जिसके बाद आपने शांत किया। मेरी बात सुन लीजिए। जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, एडीआर के छोकर साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हैं कि जिनके ऊपर पिछले 2014 में लगभग 32% ऐसे कैंडिडेट थे बीजेपी के जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे। आज पार्लियामेंट के अंदर लगभग 98 एमपी ऐसे हैं, 98 एमपीज जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। आपकी पार्टी के कितने उसमें? 98 तो मैं बीजेपी के बता रहा हूं। नहीं, आपकी पार्टी बताइए, 98 कुल है। मैं बता देता हूं। आपकी पार्टी हमारे यहाँ पर भी 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस। आपके भी 17 है, आप भी कॉन्ट्रीब्यूटर है, आप भी कॉन्ट्रीब्यूटर है, आपको मानना पड़ेगा। दीपक जी, 1 मिनट विदुड़ी जी, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटर है, आपको मानना पड़ेगा। दीजिए, मानता हूँ आपके विदुड़ी जी, 1 मिनट एक करके, प्लीज एक करके। देखिए, मैं किसी भी बात को उसको डिनाई नहीं करूंगा दीपक जी। जो लोकतंत्र के लिए मैं यहाँ पर झूठ बोल के घर चला जाऊंगा, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन
आज भी जो डिफरेंस है बीजेपी के मैक्सिमम है। अगर आप देखें शिवसेना जो इनकी एलाइज पार्टनर है उसके 58% कैंडिडेट ऐसे थे, महाराष्ट्र के अंदर 58%, वन ऑफ द हाईएस्ट, जिनके अंदर जो सीरियस चार्जेस थे उनके साथ रमेश विदुड़ी जी एक मिनट रमेश जी, मैं कोई व्यक्तिगत रमेश जी एक मिनट, आप थोड़ा सा सुनिए धैर्य से। एक मिनट रमेश जी, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। 17 एमपी इनके हैं, 17 एमपी बताया ना सज्जन कुमार को 2004 में किसने दोनों चुनाव लोकसभा लड़ाया? राज्यसभा में लोकसभा राज्यसभा दो मिला सज्जन कुमार को आपके टोटल एमपी कितने हैं? लोकसभा में तो आपका खाली 44, परसेंटेज निकालिए ना, परसेंटेज परसेंटेज है आपका। परसेंटेज भी हमारा कम है। सीरियस चार्जेस का जो परसेंटेज कांग्रेस का है वो 14 है और बीजेपी का 19 है। ठीक है, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस, मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर जाकर चलिए आपने कम से कम ये माना कि कोई डिफरेंस नहीं, चलिए कम से कम आपने आज ये माना, अदरवाइज तो आप लोग सब बीजेपी को ही इतना हाईलाइट करके दिखाते। मोदी जी ने पार्लियामेंट में जाकर स्पीच दी के क्या सबको अंदर एक साल में नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आप लोगों ने नहीं बनाई, एक व्यक्ति को अंदर जेल में नहीं भेजा, तमाम एमएलए आपके ऐसे हैं और अभी भी जो दागी लोग हैं उनको यूपी में आप कैंडिडेट बना रहे हैं। लिस्ट आने दीजिए, छोकर साहब आपका जो है पूरा पर्दाफाश करेंगे। रमेश विदुड़ी जी, यहां पर सवाल यह है कि इनके भी 17 हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला के। आपकी संख्या ज्यादा है क्योंकि आपके एमपी ज्यादा है, इसको भी मैं कंसीडर करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, जिस मुद्दे को आलोक शर्मा जी ने उठाया, तो भी आपके यहां आपराधिक छवि के लोग क्यों हैं? यहां तक कि मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, कैबिनेट में भी आपराधिक छवि के लोग हैं। केंद्र सरकार के 78 में से 24 का आपराधिक रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, देश में जो कुल मंत्री हैं उसमें 210 के खिलाफ सीरियस, देश भर में जो मंत्री हैं उसमें 210 के खिलाफ सभी पार्टियों के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लंबित हैं। दीपक जी, आप एफआईआर लॉन्च होने को स्टेटों के अंदर बदले की भावना से राजनीतिक दल मुकदमे दर्ज करते रहे लोगों को डराने की वजह से। ये शेल्टर है आपका। पार्टी ने मायावती जी को और मुलायम को मुर्गा बना के रखा था पिछले 10 साल में सीबीआई का डंडा दिखाकर। बात जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं और वहां पर केसेस दर्ज हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं है मेरी पार्टी में कैसे केसेस हैं, वो लोग मंत्री हैं कि जिसको अदालत ने इवन मंत्री बनने के बाद या एमपी बनने के बाद उन्होंने क्राइम किए, वो भी मंत्री बना बैठा हूं, एक भी नहीं है। और अगर किसी के ऊपर कहीं आरोप है, अदालत बड़ी बड़ी खतरनाक संविधान के आगे स्टेटमेंट दिया, वो भी मंत्री बनाए आप लोगों ने। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। और किसी के खिलाफ कंप्लेंट होना ये प्रूव नहीं करता है कि वो क्रिमिनल हो गया है। क्रिमिनल का काम करना है, कानून ने बताना है वो क्रिमिनल है और नहीं है। चार्जेस फेम होने के बाद मैं बता रहा हूं, आलोक जी जो कह रहे थे 2004 में सज्जन कुमार जी का मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने टिकट दिया, एमपी बनाया है, पता नहीं क्यों है इस बात को। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कैबिनेट ऑर्डिनेंस लेके आई है, आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए और उनको चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाए? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का कैबिनेट का डिसीजन था। मुझे नाम को ऑर्डिनेंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। तुम लोग 2002 का मैं बता रहा हूं आपको, आप जाकर चेक कीजिए ऑर्डिनेंस को। और आज आप यहाँ पर 24 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं और 24 में से कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट को चार्जेस फ्रेम कर दिए, उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में बैठे। कॉन्फ्यूज है ना, वो पता नहीं कैसे बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर गिलानी से लेकर जिन जिन लोगों को पारितोष आपने दिया है वो छुपा हुआ नहीं है आप लोगों से। इसलिए पिछले देश की 70 साल की आजादी में तुम्हारे बोए बीज हैं भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, मैं फिर 2.5 साल 3 साल पे आ जाइए। मोदी जी ने 1 साल में कोई कहा था कि 1 साल में अंदर करेंगे, एक व्यक्ति को नहीं किया। हमने कैबिनेट मंत्रियों को अंदर किया, राजा जैसे और जैसे लोगों को। आप लोगों ने एक के खिलाफ ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन हम जुड़ेंगे अतीक अहमद से सीधे ब्रेक के तुरंत बाद, क्योंकि उनकी छवि भी एक अपराधी की है और उनको लेकर ही सपा के अंदर अगर 2 फाड़ हुए हैं या सपा के अंदर मनमुटाव हुआ, वो कहना गलत नहीं होगा। अतीक अहमद इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। और तो चुनाव में काले धन और दागियों पर चुप्पी क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हों उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। और जस्टिस खेहर ने यहां तक कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनवाई जाए। बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय ने ही ये याचिका
लगाई है। सीधे चलते हैं हम अतीक अहमद जी के पास। अतीक अहमद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतीक अहमद जी, आपको क्या लगता है, चार्जेस फ्रेम होने के बाद क्या चुनाव लड़ने देना चाहिए? मैं आपका इतिहास बता देता हूं। आपके खिलाफ 42 केसेस पेंडिंग है 2014 के हलफनामे के मुताबिक, जिसमें 6 मर्डर हैं, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, और उसमें 42 केसेस पेंडिंग है 2014 के हलफनामे के मुताबिक, जिसमें 6 मर्डर हैं, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, और उसमें एक राजू पाल का सेंसेशनल हत्याकांड भी शामिल है। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास जुड़े हुए हैं, जेडीयू के लीडर। अफजल अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए राजनीतिक दलों को? क्योंकि हमेशा कटघरे में वही खड़े रहते हैं, ना कोई आम सहमति बनाने की बात होती है, ना कभी ये बात होती है कि लॉ कमीशन की सिफारिशों पर सब लोग बैठे और उस पर एक सहमति बनाए। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, उसके बाद भी सरकार ने कोई बड़ी पहल नहीं की। क्या करना चाहिए कि राजनीति से अपराधीकरण हट सके? बिल्कुल दीपक जी, राजनीति में जैसे अपराधीकरण का एक दौर था, हालांकि अब धीरे धीरे बहुत डिटेरेट हुआ है, कब हुआ है, इसमें सबको मिलजुल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक राजनीति क्रिमिनलाइजेशन का रोक नहीं लिया जाएगा, तब तक ये राजनीति जो है अच्छी तरह होगी नहीं। और मैं समझता हूं कि सारी पार्टियां इस पे पहल करें, लेकिन और खुल के करना चाहिए, और इसमें अपने अपने स्तर पे वो आपराधिक क्षेत्र के लोगों को रोकना चाहिए। और जहां तक क्योंकि इसके पहले क्या डिबेट हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सवाल आपका है, बिल्कुल सारी पार्टी को राहुल जी ने फाड़ा था, बिल्कुल बात सही है। और लोग भी जो हैं जिन पे ये लागू होता है वो इलेक्शन से वंचित है। इलेक्शन से जगदीप चोकर साहब के पास चलते हैं। जगदीप चोकर साहब, क्या है, क्या राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ऐसे लोगों को बनाती हैं क्योंकि वो विनेबिलिटी के उनके चांसेस होते हैं और घड़ियाली आंसू होते हैं ऊपर के ऊपर? आपको क्या रीजन लगता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सब पार्टियां कह रही हैं कि एक हमको सबको मिलकर ये करना चाहिए, और ये कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन जब 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 21 पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। 21 की 21 पार्टियों ने मिलके ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा वो याद शायद नहीं हो, मैं इसलिए डॉक्यूमेंट लाया था कि उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस शामिल नहीं थी। क्षमा चाहूंगा, आप आगे बात करें। अगर आप कहें तो मैं दीपक सर, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कांग्रेस पार्टी का उसमें कोई नुमाइंदा नहीं था। फिर भी आप आगे बढ़ें सर। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे। मैं भी उस दिन कोर्ट में था। सर, एज एन एडवोकेट की बात अलग है, ऑल पार्टी मीटिंग की बात अलग है। उसके यूं करें कांग्रेस के बिहाफ पे? नहीं सर, कांग्रेस के बिहाफ पे आप कांग्रेस के बिहाफ पे बोल रहे जगदीप चोकर साहब? सर फिर सुनिए, कांग्रेस के बिहाफ पे नहीं थे, एडवोकेट के तौर पे थे और सरकार की तरफ से थे। जी बताइए जगदीप। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल थे, कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल थे। ठीक है, क्या हुआ उस दिन कोर्ट में? तो ये टेलीविजन पे जो भी कह के ये कहा गया कि ये राजनीतिक मामला है, इस पे जुडिशरी का कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। ठीक है, मतलब सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जगदीप साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरे साथ अतीक अहमद जी जुड़ गए हैं। अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जो राजनीति में अपराधीकरण के बल, यानी आपराधिक छवि के कारण राजनीति के अंदर आए हैं, बाहुबली हैं, और समाजवादी पार्टी में उनको लेकर विवाद भी हुआ था। उनके खिलाफ 2014 के हलफनामे के मुताबिक 42 केसेस पेंडिंग है, 6 मर्डर के हैं, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, जिसमें एक राजू पाल बीएसपी के नेता है, उनका हत्याकांड भी शामिल है। अतीक अहमद जी, क्या चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप जैसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? देखिए, अभी आप मुझको फोन पे लेने से पहले जो बोल रहे थे अपने टेलीविजन पे, मैं सुन रहा था। पहली बात तो मैं खाना खा रहा था, मुंह में मेरे खाना है, इसलिए आवाज हो सकता है मेरी वो, माफ कीजिएगा। देखिए, हमारे एक सवाल है, अदालत रोकती नहीं है। हेलो जी, अदालत अगर आज रोक दे तो न कोई टिकट न चुनाव, कोई मतलब नहीं है। अदालत रोकती नहीं है। संविधान हमको आज्ञा देता है, अधिकार देता है। संविधान अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं,
इलेक्शन आयोग परमिशन देता है चुनाव लड़ने की, जनता चुनती है, तो इन 4 चीजों से ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो फिर ये क्यों सवाल उठता, मैं 5 दफे विधायक रहा, सांसद रहा, जो आदमी ज्यादा काम करेगा, ज्यादा क्षेत्रों में एक्टिव रहेगा, ज्यादा राजनीति में एक्टिव रहेगा, उस पर मुकदमे लगेंगे। मर्डर के भी मुकदमे लगेंगे? अरे मर्डर के मुकदमे मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी के हैं। कोई हत्या हो जाए और कोई आपका उसमें कोई जानने वाला शामिल हो, आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी लग जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप मुझे अतीक अहमद जी ये बताइए कि चूंकि संविधान इसकी इजाजत देता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक संवैधानिक पीठ बनाने की बात की है। उनका कहना है कि इसको रोका जाना चाहिए। क्या इस रोक का आप समर्थन करेंगे? संविधान की कुछ मूलभूत ऐसी चीजें हैं, व्यक्ति के अधिकार जिससे परे सब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। संविधान के कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें व्यक्ति की जो मूलभूत अधिकार हैं, उसकी जो आजादी है, उससे परे मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसी सवाल को जगदीप चोकर जी के पास ले जाता हूं, एडीआर के। क्या जगदीप चोकर जी, हमारे संविधान की मूल भावना है कि एक अपराधी भी चुनकर आ जाए, या आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आ जाए, या जो अपराधीकरण के बल पर राजनीति में आया है वो आ जाए? क्या हमारी संविधान की मूल भावना ये है? देखिए, हमारे संविधान के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट में जो प्रावधान है उनके मुताबिक चुनाव होता है। झगड़ा इस बात का है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि उस एक्ट को बदला जाए। उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बदला, जिसके बाद राजीव गांधी। देखिए, मौलिक अधिकार पे मैं समझता हूँ वो ऑर्डिनेंस फाड़ा। मौलिक अधिकार पे सर्वोच्च न्यायालय कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इंसान का जो मौलिक अधिकार है, जब तक उसको सजा न हो जाए, वो कैसे माना जाएगा कि वो अपराधी है? ठीक है, ये आपको लगता है मौलिक अधिकार है? आलोक शर्मा जी, मौलिक अधिकार है? यही सवाल फिर रमेश विदुड़ी जी के पास। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये जरूर है कि आपके ऊपर जब तक सजा ना हो जाए, जब तक आपको अपराधी नहीं माना जाए। लेकिन मौलिक अधिकार ये नहीं है कि सजा अगर नहीं आपको दी गई है तो आप चुनाव चार्जेस फ्रेम होने की बात है। मैं समझ रहा हूं, किसी भी स्टेज तक कहीं पर भी जब तक सजा ना हो जाए, वो एक चीज है कि मौलिक अधिकार कि आप क्रिमिनल नहीं है। लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है कि चार्जेस फ्रेम कोर्ट ने अगर कर दिए हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि जब तक मौलिक अधिकार के तहत हम क्रिमिनल घोषित नहीं होते, या कोई आदमी क्रिमिनल घोषित नहीं होता, अपराधी घोषित नहीं होता, तब तक उसको मीडिया या कोई कहने का अधिकारी कहां हो जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मीडिया अधिकारी है। मीडिया बिल्कुल अधिकारी नहीं है। मीडिया भी अगर कोर्ट ट्रायल करता है, मीडिया ट्रायल करता है, वो गलत है। लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। अतीक साहब, मैं ये केवल कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, साहब आप एक विद्वान आदमी है, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपका नाम सुना। मैं आप ही से एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमको संविधान आज्ञा देता है, न्यायालय हमको रोकता नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो परमिशन देता है, और सबसे बड़ी चीज जनता चुनती है, तो फिर उसके बाद क्या बचता है? नहीं, जनता अगर किसी क्रिमिनल को चुने तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, ये गलत है। जनता अगर 4 बार चुन ले और आप बहुत काम करें और क्राइम भी करें साथ साथ, मैं आपकी नहीं कह रहा, इन जनरल एक बात कह रहा हूं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, आज विषय ही ये है कि न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन या लॉ कमीशन या केंद्र सरकार या संसद जो सर्वोच्च बॉडी है वो उसको किस नजरिए से देखती है? आज का डिस्कशन ये है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि चार्जेस अगर फ्रेम होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और आज अच्छी बात है कि सभी लोग पैनल पे माननीय राहुल गांधी जी को आज याद कर रहे हैं। रमेश विदुड़ी जी, आपका क्या कहना है अतीक अहमद जी की इस बात पे कि ये उनका मौलिक अधिकार है? जब तक अदालत घोषित न कर दे वो अपराधी नहीं है। जब तक अपराधी घोषित न करते, जब तक मौलिक अधिकार कोई नहीं लेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगा। और आलोक जी, टीवी में क्या होते हैं, प्रैक्टिकल जीवन के अंदर क्या होते हैं, खैर वो कांग्रेस के संस्कार हैं। जब कश्मीर के अंदर देशद्रोही एक्टिविटीज होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जेएनयू के अंदर कश्मीर में कहां हनन हुआ? और आपकी सरकार, दिल्ली में पुलिस आपके पास है, आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? फ्रीडम है, उनके जिन लोगों ने नारे लगाए वो आज तक खुले क्यों घूम रहे हैं? आज टेलीविजन पे आलोक जी कह रहे हैं कि देश के संविधान में आर्टिकल 32 के अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये मुझे अफसोस होता है इस बात को लेकर। और आज पॉलिटिकल आदमी की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है,
आलोक जी जैसे भाई, मैं प्रवक्ताओं केवल के कह रहा हूं, आप करनी और कथनी में इनके अंतर देखिए आप। एक तरफ लोग देशद्रोह की बातें कर रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए। लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था सरकार मानेगी इसको। उनकी रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जेएनयू पहुंच जाते हैं कि इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, युवाओं के अधिकार को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी पे केस दर्ज करवा दीजिए। नेता है, अजीब लोग हैं वो लोग, आज तक खुले घूम रहे हैं। केंद्र में भी आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार है, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे आप। मैं चाहता हूं इनके उस नेता के बारे में आप मुझे केवल ये बताइए, लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है क्या केंद्र सरकार मानेगी? उनके नाम भी बता दें कि जब वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तब तुम्हारी भाषा कुछ और होती है। जब वोट चाहिए तुम्हें, जब टीवी डिबेट में बैठोगे लोगों को गुमराह करने के लिए, क्लियर कट मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ते हैं अपनी कोई बात नहीं बताएं। आलोक शर्मा जी के डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं मोहम्मद अब्बास के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, राज्य में मंत्री का दर्जा इनके पास है। मोहम्मद अब्बास जी, क्या आप चाहते हैं कि अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े? क्योंकि मुलायम सिंह जी की जो लिस्ट है उसमें अतीक का भी नाम है और मुख्तार अंसारी के भाई का नाम भी है। यशस्वी मुख्यमंत्री, वो तो दीपक जी पंचायत। देखिए आज डिबेट काला धन और दागियों पर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां चुनाव हो रहा है किसी न किसी वजह से आप यहां बहुत लेट आए, लेकिन आपका प्रश्न का मैं जवाब दूंगा कि डीपी यादव से लेकर किसी भी तरह के अपराधी को यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया, और फिर भी पार्टी का निर्णय होगा जिसे लड़ाएगा और जिसके लिए कहा जाएगा उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। इसमें निजी राय कुछ नहीं होती, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको चुनाव देना है, किसको टिकट देना है। मगर मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े रूप से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दागी दागी दागी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई के चार्जशीटेड है, दलीपार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में जो इनका चेहरा है प्रदेश अध्यक्ष, वो तो बाकायदा हिस्ट्री शीट है। हमारे राष्ट्रीय लंबी मुकदमों की फहरिस्त है, किस मुंह से बात करते हैं? वो तुम लोगों ने कांग्रेस की सरकार के कारण, अरे जिस तरह के आधार को तुमने जिस जज ने बनाया दलाल छोड़कर और कौन सा देश फंसाया था, देश के संविधान ने उनको बाइज्जत भरी किया हुआ है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुम क्या बराबरी करोगे? हमारे नेता जिनके साथ से चलाते लालू यादव जो जेल में होकर आते हैं और वो उनके 9वीं फेल बेटे तुम्हारी सरकार में मंत्री रहते, 400 बोले छन्नी बोले, तुम लोग राष्ट्रीय की बातें करते हो। इसलिए तुम्हें बोलने का राइट ही नहीं है। आप जैसे लोगों की पार्टी ने, आप जैसे लोगों के नेताओं ने, रेहान अब्बास साहब, आप मोहम्मद अब्बास साहब, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, अब रमेश बिजूड़ी को जवाब देने दीजिए। मजाक उड़ाया, एक साल में बोलिए। अंडरस्टैंड? इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गुजरात में कैसे मोदी जी को रोका जाए? मोहम्मद अब्बास साहब, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप बीच में मत बोलिए, रमेश बिजूड़ी को बात करिएगा फिर काउंटर करिएगा। जी रमेश बिजूड़ी जी, मैं पूछना चाहता हूं, ऑनरेबल कोर्ट ने, इन्होंने अमित शाह जी को, मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात में कैसे रोका जाए, देश में आने से कैसे बदनाम किया जाए, उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत झूठा फंसाया। केंद्र में इनकी सरकार थी, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। और जो आदमी बरी हुए हैं अदालत से, कोर्ट से, दूध का दूध पानी हुआ है, अनेकों प्रकार की एजेंसी हुई है, गुजरात से बाहर मुकदमे चले हैं। इन्होंने, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लालू इनके बराबर में बैठा करता था, शरद यादव जी कांग्रेसियों के बराबर में बैठा करते थे, और आज ही अमित शाह जी को कहते हैं ये वो चार्जशीट है इनके नेता। अरे भाई, लालू जी को पूछो ना, जब जेल काट के आए हैं और आज इस लायक नहीं है जिसके अनपढ़ बेटा मंत्री बना रखे हैं तुमने। अगर तुम इतने सैद्धांतिक लोग हो तो ऐसे 9वीं फेल लोग काय को एजुकेशन मिनिस्टर बना रखे आप लोगों ने, तो इसीलिए आपको उपदेश देना अच्छा नहीं लगता। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तुम्हारे जैसे नेता के, तुम्हारी जैसी पार्टी के नेताओं के कारण ही देश की राजनीति कलंकित हुई है और बदनाम हुई है और देश में क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई है पॉलिटिकल लोगों की। देखिए मोहम्मद साहब, आपको व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं लेकिन उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो कल का बाद से बोलिए, आपके पास कोई नहीं, मेरे अंदर कांग्रेस के संस्कार है, मुद्दे पर आते हैं। आपने लालू जी की बात की, लालू प्रसाद यादव जी यूपीए में हमारे साथ थे, उसके बावजूद माननीय राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा, जिससे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को पूरा नुकसान हुआ, हमने परवाह नहीं की। पहली चीज।
तुम्हारा दूसरी नेता ये चीज, बोलेगा? आपने 8वीं 9वीं 10वीं रमेश विदुड़ी जी सुन लीजिए हमारे शर्मा जी को। अब्बास साहब आप भी सुन लीजिए प्लीज बीच में मत बोलिए। आप दोनों से निवेदन है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं समझता हूं व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत है। आप कह रहे हैं 8वीं पास 9वीं नहीं, पास आप बताइए, मेरे बना दिया। आलोक जी ने मैं कहा ना, पूछना मेरे चाहता हूं, से- आपने मैंने एचआरडी पूछना मिनिस्टर चाहता हूं जिसके आलोक जी से। सर्टिफिकेट के दीपक ऊपर जी, आज मैं तक आलोक जी से क्लैरिफिकेशन पूछना नहीं चाहता है, हूं। आपने उसको एचआरडी मिनिस्टर मेरे हिंदुस्तान का पास बना दिया। तो मैं पढ़ अरे सकता साहब हूं। सुनिए, आप सुनने की आदत डालिए। व्यक्तिगत नाम वाटर तो रिसोर्सेज मिनिस्टर उमा मैं भारती जी किसी का 5वीं नाम पास नहीं ले है, रहा था। जाकर चेक मैं कीजिए जरा किसी उसको। लोगों का- अगर मैं गलत हूं तो मुझे लोगों जरूर को बताइएगा। रखा है, दूसरी चीज, तुष्टीकरण की राजनीति करने अरे के लिए मैं सर नाम फिर नहीं ले वही रहा आप था। लोगों ने दीपक जी, 2.5 साल अच्छा रमेश विदुड़ी जी 1 मिनट सुन लीजिए, बाद में आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं समझता हूं कि जितने भी आरोप लगाए हैं मैं सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ थे, उसके बावजूद माननीय राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा जिससे उनको नुकसान हुआ और हमारे अलायंस को भी नुकसान हुआ, लेकिन हमने वो कदम उठाया। उसके बाद आप कह रहे हैं 8वीं 9वीं पास। आपको तो बीजेपी के प्रवक्ता को तो सोचना चाहिए कि 8वीं 9वीं पास लड़कों ने आपको हरा दिया। आप लोगों को तो सोचना चाहिए क्यों हार गए आप लोग और क्यों उनको मंत्री बनना पड़ा। उसके बाद आप काले धन की भी बात थोड़ा सा इसमें अगर हम करें। नहीं, काले धन की दीपक मुझे जी- बजट पे आना है। एक एक सवाल में बजट पे लेता हूं। आप चाहते हैं बजट पेश ना हो, क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, इंटरिम बजट हमेशा से आया है। आप अंतरिम बजट लेकर आइए, किसी को आपत्ति नहीं है। 2012 में भी जिस तरह से चुनाव थे, चुनाव से जस्ट पहले इंटरिम बजट आया और इंटरिम बजट के माध्यम से जो वोट ऑन अकाउंट होता है, कुछ पैसे रिलीज किए जाते हैं, सरकार आगे चलती है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि लोक लुभावन वायदे करें। आप बैंकों को आपने पूरा भर दिया है, गरीब जनता का पैसा निकाल के बैंकों में दे दिया है। आप कहीं ना कहीं लोक लुभावन वायदे करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। यही चीज मोदी जी ने, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, मोदी जी का भाषण बिहार का याद होगा। भाइयों बहनों, 50 लाख करोड़, 60 लाख, 70 लाख। मोदी जी, अरुण जेटली जी, आप कोई बजट ले आना, हिंदुस्तान की जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। रमेश विदुड़ी जी क्यों नहीं चाहते आप बजट, क्यों चाहते हैं आप बजट आए? और इनका आरोप है कि आप चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या प्रभावित करना चाहते हैं। दीपक जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव की डेट है मई और बजट हमेशा फरवरी में आता है। मई? सरकार ने पहले से डिसीजन लिया हुआ था वो बजट पेश करेगी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बाद में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर की है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही बजट की तैयारी, रेल बजट और हम एक साथ पेश करेंगे। नहीं, बाकी राज्य तो मार्च में हो रहे हैं ना पूरे, मई में फरवरी में हो रही। ना बाकी विधानसभा के पूरे विधानसभा का होनी चाहिए। कार्यकाल मई में उत्तर प्रदेश का सर, खत्म हो मैं रहा है। मानता हूं बाकी 17 मई राज्यों को का मार्च में समाप्त हो रहा है। है, लेकिन चुनाव तो पहले है। पहला फेज का चुनाव तो अगले 5 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। ये हमने तय किए हैं क्या? ये इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया ने तो आप चेंज कीजिए ना, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कदम उठाया तो। आपको पता था कि चुनाव होने हैं, पूरी दुनिया को पता था कि फरवरी में चुनाव होने हैं। बोर्ड के एग्जाम जब आगे पोस्टपोन हो गए मार्च में, तो आपको क्या जल्दी पड़ी थी? आप दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमें बहुत गुमराह कर लिया, बहुत नोटबंदी के चक्कर में आप लोगों ने अपने घर भर लिए। अब देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोगों को ये तुम काम करते रहे हो और तुम इस भाषा को बोर्ड का एग्जाम किसने पोस्टपोन किया? सीबीएसई ने किया ना। इसका सीधा इंडिकेशन था कि चुनाव होंगे। पिछली बार कब चुनाव हुए थे? फरवरी में चुनाव हुए थे, नहीं हुए थे क्या? पिछली बार भी चुनाव करेक्ट कर लें, अप्रैल में हुए थे, अपने आप को करेक्ट कर लें। आप 2012 में इंटरिम बजट आया था कि नहीं आया था? इस बार आपको इंटरिम बजट लाने में प्रॉब्लम क्या है? और जब 28 फरवरी को हमेशा आता तो 1 फरवरी क्यों लाए आप? क्या कारण है? सरकार ऑलरेडी इस बात के लिए पहले डिसीजन ले चुकी थी। सरकार ने बजट पेश करना है और मैं पहले फिर दोहराना उसी पे तो सवाल है कि वो डिसीजन क्यों लिया गया? सवाल ये है हमारा। सरकार ये डिसीजन ले चुकी है, विपक्ष को राज नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का इंडिकेशन है कि बजट आएगा, बजट को आने दिया जाएगा, बजट को नहीं रोका जाएगा। ऐसे में क्या बजट सेशन भी हंगामे की भेंट चलेगा? क्या बजट पेश करने देगा विपक्ष सरकार को? ये सवाल भी उठता है अगर इलेक्शन कमीशन बजट पेश करने को हरी झंडी दिखा देता है। इलेक्शन कमीशन के नतीजे का हमको इंतजार है, क्योंकि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन से मिलकर आई हैं। लेकिन सवाल अभी भी बनता है कि क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं? इसीलिए दागी आपराधिक छवि के लोग और लोक लुभावन वादों पर या चुनाव को प्रभावित करने पर दोहरी बात करते हैं सभी राजनीतिक दल में। एक की बात नहीं कर रहा हूं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।